इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबको पढ़ने के बाद अब आते हैं कैपेसिटर। सब चीजें एक ही हैं, बिल्कुल सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकती है। और चार्ज की स्टोरेज का मतलब क्या है? जब तक एनर्जी स्टोर ना हो, तो मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली जब चार्ज स्टोर होगा और चार्ज के साथ क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एक्चुअली कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अब जैसे तुमसे पूछा था कैपेसिटर, तुम्हारा दिमाग कैपेसिटर पूछा जाता, तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है, एक दो प्लेट बन के आ जाती है, ये कैपेसिटर है। नो, वो तो एक स्पेसिफिक कैपेसिटर है, मतलब वो कोई भी बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज इकट्ठा कर सकती है, दैट इज ए कैपेसिटर। अगर हम लोगों ने अभी एक रॉड पढ़ी तो उसमें चार्ज था, वो भी क्या था, कैपेसिटर। अगर हम चार्ज को किसी भी जनरल बॉडी पर फैला दें, उस पर चार्ज दे, तो वो भी क्या है, एक कैपेसिटर। तो हर वो बॉडी जो अपने ऊपर चार्ज रख सकती, दैट इज अ कैपेसिटर। अगर हमारी बॉडी में भी कोई फ्री चार्ज होगा तो मैं भी कैपेसिटर हूं, क्योंकि मैं चार्ज कलेक्ट कर रहा हूं और चार्ज के साथ एनर्जी एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है। तो फिर हर बॉडी जो चार्ज रख सकती है वो एक कैपेसिटर है। टोटल चार्ज मतलब जैसे हर एटम के पास ही चार्ज होता है, लेकिन वो तो न्यूट्रल हो जाता है, राइट। हाँ, लेकिन 10+2 मतलब 11-12 के सिलेबस में जेई के लिए, नीट के लिए हमारी मैथमेटिकल लिमिटेशंस होती हैं, लेवल की लिमिटेशन से हमको धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। 5th में कुछ और पढ़ाया गया, 10th में कुछ और पढ़ाया गया, 12th में कुछ और पढ़ाया, ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और पढ़ाया जाएगा, पीएचडी करोगे कुछ और पढ़ाया। तो अभी हमारी लिमिटेशन है कि हम वही केस सॉल्व करेंगे जो 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स हमें सॉल्व करने के लिए अलाउ करती है, क्योंकि हमने और हायर मैथमेटिक्स तो पढ़ी नहीं और पता चला कि हम इन जनरल सारी बातें करने लगे, तो फिर जो मैथमेटिकल जॉर्गन वहां पर क्रिएट होगा उसको हम सॉल्व करने की क्षमता ही नहीं रखते। तो केवल वही केसेस डिस्कस किए जाते हैं कि जो उस लेवल तक हमने जो भी मैथमेटिक्स टूल सीखे वही टूल्स यूज हो, ना कि बहुत डिफिकल्ट टूल यूज होने लगे जो हमने पढ़े ही नहीं है। हाँ, तो उसी तर्ज पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यार सबने देखा हो, कोई नई चीज नहीं है और बड़ा कॉमन सा लग रहा होगा, लेकिन डिस्कशन कॉन्सेप्चुअल होगा, वो ज्यादा जरूरी है। डिस्कशन ऐसा होना चाहिए जो सारी चीजों को एक साथ समेट के चलता हो। तो जब बात आएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो दो प्लेट होंगी, दोनों आपस में पैरेलल होंगी और दोनों का एरिया फिलहाल मैंने सेम, कोई जरूरी नहीं कि एरिया वो सेम देगा, हो सकता है शिफ्ट कर दे। ओके, तो फिलहाल मैंने दोनों का एरिया सेम लिया, दोनों आमने सामने, दोनों पैरेलल है। और इनकी एक और खास बात है कि ये दोनों कंडक्टिंग भी। तो दो प्लेट में कितने सरफेस होते हैं? 4 सरफेस होते हैं। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। जैसे मैंने बोला था कि मैं इसको कोई भी चार्ज दे दूं तो उसका आधा इस सरफेस पर आ जाएगा, बाकी आधा राइट सरफेस पर चला जाएगा और जो बचेगा वो आमने सामने होगा, लेकिन आमने सामने चार्जेस के मैग्नीट्यूड और साइन ऑपोजिट होंगे। तो जैसे मैंने कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहां पर +q आ गया, तो यहां पर भी कितना आ गया, +q। अब इधर आ गया +q, तो सामने कितना आ गया, -q। अगर हम इन सिचुएशंस के साथ डील करते तो बाहर आ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने एक ट्रिक और बताई थी कि अगर कहीं बहुत सारी पैरेलल प्लेट रखी हो ना और एक ही साइड पर फील्ड निकालनी हो, तो हर प्लेट का अलग अलग मत निकाला करो, इट विल वेस्ट योर टाइम। तुम सारे चार्ज को जोड़ करके एक ही सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और सरफेस डेंसिटी निकाल करके सरफेस चार्ज डेंसिटी सीधे फॉर्मूला लगा दो, σ/2 ε0 का, अपने आप फील्ड आ जाएगी। तो यार इन दोनों का सम तो हो जाएगा 0, तो टोटल चार्ज एग्जिस्ट कर जाएगा, तो बाहर आ जाएगी फील्ड, मतलब बाहर एनर्जी भी आ जाएगी। यूजुअली जो कैपेसिटर हम लोग लेते हैं तो कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी रखता है ना कि बाहर फैलाता घूम रहा है, कि अपने एनर्जी तो रख ही रहा है और पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ही बना रखी उसने। तो उसके लिए क्या करते हैं, इन चीजों को हम इस चार्ज को हटा देते हैं, मतलब यहां पर हमें चार्ज करना होता है 0। कुछ भी पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं कैपेसिटर के रिजल्ट से सवाल आएंगे। सवाल जो सॉल्व होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। जब कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, हम लोग केवल कैपेसिटर के रिजल्ट रख लेंगे कि Q = CV होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो Q = CV से नहीं सॉल्व होंगे। Q = CV ऐसे फॉर्मूले तब लगेंगे
जब स्पेसिफिक कंडीशंस होंगे, एक के पास प्लस क्यू, एक के पास माइनस क्यू। मान लो उसने यही बोल दिया कि एक के पास Q1 था, दूसरे के पास Q2 था, आप बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी, तो फंस जाओगे। अब ना तुम फॉर्मूला लगा पाओगे Q इक्वल टू CV का, और ना एनर्जी का फॉर्मूला लगा पाओगे। इसलिए जरूरी है कॉन्सेप्ट सीखो। यहां पर क्या तरीका होगा, तो पहले मैं वही केस डिस्कस कर रहा हूं कि बाहर चार्ज अगर मैं 0 कर दूं तो हमारे पास ये दो चार्जेस बचे, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो दोनों ने बाहर तो फील्ड बना दी होगी 0। तो बाहर चार्ज हम लोगों ने 0 कर दिया तो हमें चीजें फिर ऐसी दिखने लगी, तो हम फिर केवल एक ही प्लेट बनाते, एक ही सरफेस बनाते कि इसको हम लोगों ने दे दिया प्लस क्यू। पहले मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, फिर आके सारी बातें डिस्कस करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि सवाल पूछेगा और यही दे देगा। हो सकता है एक्सपेक्टेड हो अब अगले एग्जाम में कि एक पे बोल दे +10 कूलम का, दूसरे बोल दे -5 कूलम का है, तो हमारे सारे फॉर्मूले धरे के धरे रह जाएंगे। अब वहां पर काम करेगा कॉन्सेप्ट। तो पहले शुरू यहां से करते, उन बातों तक भी आएंगे। ओके, तो अंदर वाले, अब ये चार्ज बाउंड होता है, ये चार्ज बाउंड होता है, तो ये अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज चला गया वहीं रहेगा, इसके अंदर वाले सरफेस पर जो चार्ज है वो भी वहीं पर रहेगा। ओके, ये बन गया हम लोगों का वो कैपेसिटर जो हम 12th में पढ़ते हैं, 11th 12th में, जेई में, नीट में पढ़ते हैं, कॉमन कैपेसिटर है, तो ये हम लोगों का कैपेसिटर होगा। राइट, अब इससे रिलेटेड सारी बातें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, 3 रीजन से। हाँ, एक बात हम एज्यूम करते हैं, क्या, प्लेट्स आर लार्ज। अब ये बात क्यों एज्यूम करते हैं पता है, प्लेट्स आर लार्ज इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि हमारे पास उसी का रिजल्ट केवल पता है, छोटी प्लेट का रिजल्ट हमारे पास नहीं है। लेकिन कोई प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की होती भी नहीं, इसका मतलब जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें थोड़ी बहुत एरर होगी। जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं वो नॉर्मल कैपेसिटर्स के लिए नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला निकालते हैं, सब निकालते हैं, वो इनफाइनाइट प्लेट के लिए वैलिड था। तो कुछ ना कुछ डेविएशंस तो आएंगे, यही फिजिक्स है कि फिजिक्स कभी परफेक्ट हो ही नहीं पाती, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इतना हमारा ना इतनी बुद्धि तेज होती है, ना इतनी मैथमेटिक्स डेवलप है कि हम बिल्कुल सारे कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना शुरू कर दें। हो सकता है आज के 1000 साल बाद ह्यूमैनिटी इतनी डेवलप कर दे कि वो ये सारे काम कर सके, फिलहाल तो नहीं कर सकते। ओके, अभी हम लोग कौन सी 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो अभी तक तो इतना डेवलप नहीं कि हम लोग सोचा ये मॉलिक्यूल था वो ऐसे चल रहा था, ऐसे उसका कैलकुलेशन कर लिया, उसका कर लिया, अभी नहीं कर पाते। ओके, प्लेट बड़ी लिए मानी है तो हम लोग उनकी फील्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बाहर देखते हैं, बाहर इन कैपेसिटर के बाहर कुछ तो नहीं हो रहा है। अगर ये पॉइंट लेता तो मैं बोलता इस वाले पॉजिटिव चार्ज ने इधर फील्ड बना दी होगी। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स इट्स फील्ड अवे फ्रॉम इटसेल्फ, तो इसने अपनी फील्ड इधर बनाई होगी। निगेटिव चार्ज अपनी तरफ फील्ड बनाता है तो उसने बना दी होगी ऐसे। अब इस पर भी क्यू था, इस पर भी क्यू था, तो इसके पास अगर चार्ज डेंसिटी सी प्लस सिग्मा, तो इसके पास कितनी आ गई माइनस सिग्मा। सिग्मा भी हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, जहां पर ए क्या था, दिस इज प्लेट एरिया। प्लेट का हम लोगों ने जो एरिया लिया था उसकी वैल्यू को हम लोगों ने ए मान लिया, तो सिग्मा की वैल्यू आ गई क्यू अपॉन ए। और मुझे पता है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करती नहीं फील्ड होती सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग ई प्लस लिखेंगे तो ई प्लस कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई माइनस भी लिखेंगे तो वो भी कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और यहां पर जो नेट फील्ड आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। तो वही लॉजिक राइट साइड पर होगा, यहां पर भी नेट फील्ड कितनी आएगी, 0। तो ऐसे कैपेसिटर इसलिए बनाए जाते हैं कि बाहर फील्ड ना जाए, अंदर ही अंदर बनी रहे। अब आते हैं अंदर के रीजन पर। अंदर के रीजन पर इस पॉइंट पर पॉजिटिव प्लेट ने बनाई होगी राइट साइड पर और नेगेटिव प्लेट ने भी बनाई होगी राइट साइड पर। पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर फील्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ बनाता है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं, तो यहां पर जो टोटल फील्ड आ जाएगी इनसाइड द कैपेसिटर, ई इनसाइड, वो आ जाएगी ई प्लस और प्लस ई माइनस। ई प्लस कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई माइनस कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा खुद कितना था,
Q अपॉन A। तो अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। मतलब हमारे पास जो फील्ड आ गई कैपेसिटर के अंदर वो आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ओके, नो प्रॉब्लम। और ये फील्ड यूनिफॉर्म भी, तो जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी उस फील्ड को बना देते ऐसे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। एजम्पशंस हैं, और क्या एजम्पशंस हैं? एजम्पशंस ये है कि इनकी प्लेट को हम लोगों ने माना है इनफाइनाइट साइज का। तो फिर मैं बोल सकता हूं अगर पैरेलल प्लेट्स हैं और उन दोनों प्लेट पर चार्जेस बराबर हैं लेकिन साइन ऑपोजिट हैं, तो उन प्लेट के बीच में ही केवल फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वो फील्ड होगी यूनिफॉर्म। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर इनसाइड द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह यूनिफॉर्म होगी इनसाइड द प्लेट। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड विल लाई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। तो यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को शॉर्ट में ई फील्ड बोला जाता है। डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ओके, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, चलो ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ली, अब बाकी सारा काम करते हैं। बहुत सारा काम होता है, लाइक एनर्जी कितनी होगी इसके पास, राइट, और कैपेसिटेंस क्या होता है उसकी बात भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, फोर्स इनके बीच में कितना लगता है, वो एनर्जी आती कैसे, फिर इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक पूरे रीजन में भर देंगे तो क्या होगा, आधे में भरेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो क्या होगा। सारी बातें हम लोग यहां पर कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले बिल्कुल बेसिक चीज से कि हम लोग यहां पर पहले तो पोटेंशियल निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो ये हम लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, राइट, इस पर नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू थी प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू थी माइनस क्यू। और ये भी हम लोगों ने पता कर लिया कि इसके रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होती, ये बात भी हम लोगों ने प्रूव कर ली। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी और वो आई थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब एक काम कर लेते हैं, ये सपोज रेक्टेंगुलर प्लेट थी, अगर मैं प्लेट का फेस ऐसे दिखाता तो ये प्लेट ऐसे आती कुछ। दीज आर रेक्टेंगुलर प्लेट्स, चाहो तो ऐसे बना लो भाई, कुछ ऐसी प्लेट्स आ रही होंगी, उसको भी ऐसे बना लो, राइट, कि एक्चुअली जो प्लेट्स आ रही होंगी वो प्लेट्स ऐसे आ रही होंगी। तो दीज आर रेक्टेंगुलर प्लेट्स। ओके, इन प्लेट का जो एरिया है ये वाला, इसका एरिया हम लोगों ने माना था क्या, इसका एरिया माना था ए। और इनके बीच में फिलहाल एयर है, मतलब वैक्यूम है। फाइन, ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। फिर हम लोग वैसे बना, मतलब समझाने के लिए बोल दिया, अब हम लोग फिर वैसे आ जाते। ये प्लेट्स थी, ये पॉजिटिव चार्जेस थे और इसके सामने नेगेटिव चार्जेस थे। पॉजिटिव चार्ज था प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी और वो ऐसे एग्जिस्ट कर रही थी। फाइन, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल V प्लस मान लेते हैं और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V माइनस। हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी थी, पोटेंशियल इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, जो डिफाइंड है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की नहीं डिफाइंड है। क्या डिफाइंड है, सिस्टम अगर एक स्टेट से डिफॉर्म होकर दूसरे स्टेट पर पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना बदलाव होगा ये डिफाइंड होता है। सबसे पहला काम करते हैं,
पोटेंशियल निकालने का। हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? हम लोग निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। सबसे पहला काम एक एक करके सब निकालेंगे और अपने आप ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। कोई भी बड़ा क्वेश्चन होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं। आईटी पेपर उठा के देखो, कुछ नहीं पूछता है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट उठा उठा के पूछता है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, नीट हो, जेईई हो, आईटी हो, सब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन फ्रेम करता है। ओके, क्वेश्चन के डिफिकल्ट करने का एक ही मतलब है कि मैथमेटिक्स उसने बहुत डिफिकल्ट कर दिया, और मतलब कुछ हो नहीं सकता। और तो क्वेश्चन ही पूछेगा, कॉन्सेप्ट ही पूछेगा, सिलेबस में जो जो लिख रखा है वो पूछेगा। हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात हम लोग पहले बोल चुके थे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला सबको पता होगा, dv इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो पहले मैं इससे निकाल देता हूं, फिर मैं सीधे बोल दूं, कैसे डायरेक्टली लिख दिया करो। पॉजिटिव प्लेट यहां पर थी, नेगेटिव प्लेट यहां पर थी, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक छोटा सा डिफरेंशियल वेक्टर ले लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना, dr। तो इतने में पोटेंशियल बदल गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, राइट साइड पर थी। तो मैं बोलता ये पॉइंट था 1 और ये पॉइंट था 2, और 1 पर पोटेंशियल था v और 2 पर पोटेंशियल था। एक बार सिखा देता हूं कैसे करते, मैं सिखा चुका भी हूं, फिर तो मैं डायरेक्टली ही बोलूंगा। मान लो किसी को ना पता, उसके लिए बोले दे रहा हूं। तो जब 1 से 2 में गए तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, फाइनल v प्लस dv था और इनिशियल कितना था, v था। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो a डॉट b क्या होता है, a डॉट b होता है ab इंटू कॉस थीटा। तो पहले तो एक माइनस लगाया, फिर हमने पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, वो कितना था, dr, और दोनों थे राइट साइड पर, तो cos 0 आ गया होगा, और cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने बोला 1 से 2 में गए तो इतना पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। तो अगर हमें सबको ऐड कर देता तो यहां और यहां के बीच में आता, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, इसी को इंटीग्रेट कर दो। पहले पोटेंशियल था पॉजिटिव प्लेट का v प्लस और नेगेटिव प्लेट का था v माइनस, और r की हम लोग r यहां से जोड़ रहे हैं कि दिस इज अवर r वेक्टर, यहां से यहां तक। तो r की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, d तक। d मैंने क्या माना होगा, d मैंने इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप मान लिया। तो यहां पर जब e कांस्टेंट था, e बाहर निकाल लो, तो माइनस e और dr का इंटीग्रेशन r आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो d आएगा, और यहां पर जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा v माइनस अपर लिमिट माइनस v प्लस लोअर लिमिट इक्वल टू माइनस e इंटू डी। अब एक बात और बताना मुझे, एक बात हम लोग पहले सीख चुके हैं, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ये तो पढ़ चुके हैं। तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहे हैं ना, मतलब पोटेंशियल घट रहा होगा। तो पॉजिटिव प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव प्लेट इज एट लोअर पोटेंशियल। तो कैपेसिटर के केस में हम लोग एक स्टेटमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव प्लेट इज एट हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट is at higher potential than negative plate। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव प्लेट के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो ये जो क्वांटिटी हम लोगों ने लिखी कैसी हो गई, ये वाली, ये तो नेगेटिव हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर v माना जाता तो ये माइनस v आता है इक्वल टू माइनस ईडी। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट आ गया v इक्वल टू ईडी, और e की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a इंटू टी। तो ये एक रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे कैपेसिटेंस को डिफाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। अब हम लोग इस रिलेशन को लेकर के आगे की स्टोरी सुनाते हैं, आगे की स्टोरी बनाते हैं। तो ये रिलेशन था कि हम लोगों के पास एक कैपेसिटर था, ओके, इस पर चार्ज था प्लस क्यू, सामने चार्ज था माइनस क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस d था और प्लेट एरिया a था।
तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। इस रिजल्ट को लेकर के बाकी की सारी स्टोरी बनाते हैं। ओके, मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिखता हूं। मैं इसको लिख देता हूं Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और V। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इतनी बात में। वैसे एक बात बताना, ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये जो क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, ये किस पर डिपेंड करती है? दिस क्वांटिटी जो ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है, ये क्वांटिटी केवल शेप पर डिपेंड करती है कि कैपेसिटर का शेप क्या था। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, एरिया शेप डिसाइड करता है, डी शेप डिसाइड करता है हमने कितना लिया। तो ये क्वांटिटी शेप पर डिपेंड करती, ना तो चार्ज पर डिपेंड करती, ना तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर से आएगी, हम कितनी बड़ी प्लेट लेंगे, उनके बीच में कितना डिस्टेंस रखेंगे। लॉजिकली भी सोचना तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता, बुद्धि लगाना और देखते ही तुरंत कमेंट मारना कि क्या आंसर आएगा। अगर हम प्लेट का गैप बढ़ा दें तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? वैसे तुम फॉर्मूले से बोल सकते हो, पोटेंशियल कम हो जाएगा। अगर हम प्लेट्स के बीच का गैप बढ़ा दें तो पोटेंशियल नहीं यार, कम नहीं होगा। पोटेंशियल पे क्या फर्क? लॉजिकली सोचना है, कैसे सुनना। अगर गैप बढ़ा देंगे तो फील्ड तो बदल नहीं जाएगी। क्यों? चार्जेस तो सेम है और फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, लेकिन डी बढ़ जाएगा और डी बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। इससे नहीं सोचना है, फॉर्मूले से सोचना है। क्या वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने। प्लेट के बीच का गैप बढ़ा दिया तो फील्ड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। अगर कोई पूछता प्लेट की लेंथ बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेंथ बढ़ा दी, पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ा? बढ़ गया। ठीक है, फिर हम पूछता है कि लेंथ बढ़ा, अगर उनके बीच का गैप बढ़ा देंगे एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रीजन बड़ा हो गया तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी तो बढ़ गई होगी ना, बढ़ गई होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, छोटे मोटे अंदर से घुस घुस के पूछता है। हमको लगता है बड़े डिफिकल्ट पूछते हैं। नो, इसमें डिफिकल्ट करेगा तो क्या कर, कितना डिफिकल्ट करेगा? मैंने बोला डिफिकल्टी फिजिक्स में आने का मतलब देयर इज मैथ इन्वॉल्व्ड और कुछ नहीं, और केवल बाकी तो कॉन्सेप्ट ही होता है। ठीक, चलो खैर अभी वहां सब जगह जाएंगे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऐसा करेंगे कि कैपेसिटर कभी रिवाइज ना करना पड़े, पेपर में सवाल पूछे और खट से हो जाए। जब बेसिक्स क्लियर होते हैं तो ये होता है। चलो ठीक है, ये क्वांटिटी शेप पर डिपेंड करती है। इस क्वांटिटी को कुछ नाम दिया गया है, इसी क्वांटिटी को बोलते कैपेसिटेंस। दिस क्वांटिटी, बताऊंगा क्यों, इसको बोल दिया गया कैपेसिटेंस। अब ये भी बात आती भाई क्यों बोल दिया गया, कि मन आ गया होगा, किसी का नाम था ये। कैपेसिटेंस का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, वहीं से इसने लिया है। पता है कैसे? उसने बोला फॉर, मान लो हमारे पास दो प्लेट्स थी और इनको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया और उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था V। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ये क्वांटिटी जितनी बड़ी कर दोगे, चार्ज उतना ज्यादा इकट्ठा कर सकते हो। हम अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लो फिक्स कर लेते तो मैं बोलता है ये क्वांटिटी जितनी बड़ी कर लोगे ना, उतना ही ज्यादा चार्ज तुम उसमें इकट्ठा कर सकते हो। इसका मतलब ये क्वांटिटी ये बताती कि अगर बड़ी हो गई तो ज्यादा स्टोरेज होगा चार्ज का, ये क्वांटिटी छोटी हो गई तो कम स्टोरेज होगा चार्ज का। इसलिए इसको बोला गया क्या, कैपेसिटेंस। फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V हमने कर दिया फिक्स। फिर हम बोलते हैं कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये क्वांटिटी बड़ी, मान लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस को रखा 6, ओके, और हमने इस क्वांटिटी को कर दिया 10, तो कितना चार्ज इकट्ठा हो गया? 60। पोटेंशियल डिफरेंस को वही रखा 6 और इस क्वांटिटी को कर दिया 50, तो कितना चार्ज आ गया? 300। मतलब ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होती जाएगी, चार्ज की स्टोरेज कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। इसलिए नाम रखा, कि साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रखा है उसने, इसलिए इस क्वांटिटी का नाम दिया
कैपेसिटेंस, क्योंकि ये चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को डिसाइड करता है। ये स्टोरेज कैपेसिटी का एक डिसाइडिंग फैक्टर है। ओके, तो यहां से फिर ये चीज काफी बार बार न लिखना पड़े, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एरिया प्लेट का जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस प्लेट के बीच में जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस उतना कम होगा। ओके, और एप्सिलॉन नॉट हमें पता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। हम लोगों के पास एक रिजल्ट आ गया V इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए से अगर हम लोग Q लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू वी। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने क्वांटिटी लिखी किस पर डिपेंड करती, शेप पर डिपेंड करती, मतलब एरिया कितना है और उनके बीच का गैप कितना है। इस क्वांटिटी को एक नाम दिया गया है कैपेसिटेंस। अब सुनते हैं क्यों नाम दिया गया। अगर मैं कोई एक बैटरी लेता और इस कैपेसिटर से जोड़ देता तो मैं बोलता है कि बैटरी का पोटेंशियल तो फिक्स है, तो ये क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी चार्ज की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि ये क्वांटिटी कितनी बड़ी है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्या, कैपेसिटेंस रख दिया गया। ओके, तो ये हम लोगों का केस हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या क्या पता कर लिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोगों ने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस से हम लोगों ने निकाला कैपेसिटेंस। अब आते ही अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स एक्ट करेगा। अब यार एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, तो इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज था और इस वाले पर नेगेटिव चार्ज था। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों प्लेट के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो हमें पता करना है फोर्स ऑन, एक बार जेई में पूछा गया था, फोर्स ऑन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अदर। एक्चुअली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे, यहां पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू द अदर वन, ये हमको पता करना है। ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी गलती लोगों से हो जाती है क्योंकि रटना बहुत गलत चीज होती है, समझ लेना, फिर समझ लोगे, सवाल बहुत सारे लगाओगे तो चीज अपने आप पता होती कब कहां क्या इस्तेमाल करना है। तो इस वाली प्लेट ने इस पर बनाई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके चार्ज पर लगाया होगा फोर्स। तो हमें एक चीज पता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर। अगर क्यू पॉजिटिव है तो जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आ रही होगी। गॉट इट? तो हमें ये पता, अगर हम ये पता कर, हाँ एक चीज और, इन दोनों को फिक्स कर दो भाई, पहले से हिंज कर दो। हिंज नहीं करोगे तो आकर के एक दूसरे से चिपक जाएंगे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो हिंज ने भी फोर्स लगाया, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे ये पता करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था। तो अगर हम चाहते हैं कि निगेटिव प्लेट पर फोर्स पता करें और पॉजिटिव प्लेट की वजह से पता करें, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें निगेटिव प्लेट पर कितनी। तो पॉजिटिव प्लेट ने, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता जो बहुत बहुत जेन्युइन और बहुत जरूरी सवाल है कि इस पॉइंट पर इस वाली प्लेट ने किधर फील्ड बनाई होगी, तो ये पॉजिटिव था तो उसने जो फील्ड बनाई होगी ये तो राइट साइड पर। पॉजिटिव प्लेट ने निगेटिव प्लेट के ऊपर जो फील्ड बनाई होगी वो राइट साइड पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर फील्ड बनाता है और ये फील्ड हर जगह पर एक ही डायरेक्शन में होगी पूरी प्लेट पर, क्योंकि हमें पता है कि प्लेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती, क्योंकि हमने अज्यूम किया था इनफाइनाइट प्लेट। ओके, अब अगला सवाल आता है कि इस E प्लस की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत से लोग पता है गलती क्या करते हैं, वो कैपेसिटर के अंदर की फील्ड का फॉर्मूला रट लेते हैं, क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यार हमें निगेटिव प्लेट पर फोर्स पता करना था, तो हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव ने कितनी फील्ड बनाई होगी, तो उसका फॉर्मूला तो ये आता है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब पॉजिटिव प्लेट ने निगेटिव प्लेट के ऊपर
इतनी फील्ड बनाई होगी, बस यही गलती लोगों से हो जाती। ओके, अब ये फील्ड सब जगह थी यूनिफॉर्म, तो अगर ये फील्ड सब जगह थी यूनिफॉर्म तो हर जगह जो फोर्स लगे होंगे वो तो पैरेलल लगे होंगे। तो मैं सीधे लिख देता हूं ये सब फोर्सेस लगे डीएफ डीएफ डीएफ, जब सारे पैरेलल तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव प्लेट इज टुवर्ड लेफ्ट साइड। वो तो सबको पता था अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स लिखना था तो उसका चार्ज लिखो कितना था, Q। नेगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज था, Q था। और फील्ड वहां पर पॉजिटिव प्लेट ने कितनी बनाई थी, वो बनाई थी Q/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो हमें यहां से फोर्स की वैल्यू मिल गई और वो आ गई Q²/2 एप्सिलॉन नॉट A। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पूरे डिस्कशन के, क्योंकि जब एनर्जीज के साथ डील करेंगे तो फिर हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे मैं एनर्जी के साथ दो तरीके से डील करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ होता नहीं है, ये वही मैकेनिक्स है, बट फोर्स वहां पर बात करते थे mg फोर्स की, वहां पर बात करते थे नॉर्मल फोर्स की, वहां पर बात करते थे टेंशन फोर्स की, वहां पर बात करते थे फ्रिक्शन फोर्स की। सब कुछ वैसे ही है, फोर्स का फॉर्म बदल गया। पहले क्या था, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, तो कुछ बदला थोड़ी ना। बाकी डिस्कशन तो मैकेनिक्स वाला ही होगा ना। ओके, केवल फोर्स ने अपना फॉर्म चेंज किया, बाकी सब वैसे ही। ओके, इतना फोर्स आ गया, चाहो तो रट लो क्या, Q²। रटने में तो बहुत माहिर हो, रटाने वाली बातें करने लोग खुश हो जाते हैं, हम सब रट डालें और सब भूल भी जाते हो। F = Q²/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक, फोर्स पता चल गया। नाउ वी मूव टूवर्ड्स एनर्जी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, सेंटर ऑफ द डिस्कशन। कैपेसिटर भी बहुत जरूरी क्यों हमारे लिए, एनर्जी न रखता तो कोई पूछता भी नहीं इसको। अब समस्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होती क्या है, बिजली गई तो एनर्जी गई, हम स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एक बैटरी बची, तो ये बैटरी के बाद, बैटरी तो केमिकल एनर्जी स्टोर करती है, बैटरी के बाद एनर्जी स्टोर करने का हमारे पास यही एक माध्यम होता है, क्या, कैपेसिटर। जैसे मान लो मोबाइल से फोटो खींचते हो, फ्लैश ऑन करते हो, अचानक से बहुत सारी लाइट एक साथ आती है, तो कैसे आती है, वहां पर कुछ छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होंगे, सबने थोड़ी थोड़ी एनर्जी स्टोर कर रखी होगी और जरूरत पड़ने पर सबने एक साथ दे दी, तो इतनी बड़ी एनर्जी अचानक से मिल गई। जनरेटर स्टार्ट करना होता है, कंडेंसर लगा होता है, तो वहां क्या होता है, कैपेसिटर अपने पास एनर्जी स्टोर कर लेता है, थोड़ी सी ताकत लगाते हैं, स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसर हेल्प करता है, एक जरा सी बैटरी स्टार्ट कर देती है। एक्चुअली कंडेंसर में एनर्जी पहले से स्टोर होता है, अदरवाइज जो बैटरी 12 वोल्ट की जनरेटर तो नहीं स्टार्ट कर सकती थी। या हमारे घर की सबमर्सिबल मोटर्स है, तो वहां भी क्या लगा होता है, कंडेंसर। कंडेंसर क्या है, वो कैपेसिटर एक तरीके का तो है। तो जो सेंट्रल पार्ट है इस पूरे डिस्कशन का वो एनर्जी है, और एनर्जी की वजह से ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का भी एक माध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है, हो सकता है आगे कोई डेवलपमेंट ऐसा आ जाए कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकें। अभी तो क्या होता है, जितनी जनरेट करोगे तुरंत खर्च करो। अब पावर हाउस से बिजली आ रही तो स्टोरेज तो उसका नहीं हो रहा, बोल रहा है मैं यहां से लगातार एनर्जी भेज रहा हूं, तुम लो तो लो, नहीं तो चली जाएगी। ठीक, तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसने बोला बंद कर रहा हूं, बंद हो गया। तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर नहीं हो पा रही, तो उसको स्टोर करने का एक साधन है हमारे पास, कैपेसिटर है। ओके, तो अब आते एनर्जी के डिस्कशन पर, जो मैं 2-3 तरीके से करूंगा। एक तो नॉर्मल चीजें वही हैं, मैकेनिक्स से शुरू करके यहां पर आते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी के रिजल्ट बना रखते हैं वो वहां शुरू करते हैं, बात तो बराबर है क्योंकि वो रिजल्ट भी वहीं से बनाए थे। ठीक है, अगला डिस्कशन ध्यान से सुनना, वैसे यार मेरी सारी बातें ध्यान से सुना करो। ठीक, मैंने क्या किया, एक ले ली प्लेट और इस पर दे दिया एक पॉजिटिव चार्ज, और वो चार्ज था Q। फिर मैंने एक काम और किया कि ये मेरी प्लेट कहीं भाग ना जाए, तो मैंने इसको यहां पर हिंज कर दिया। ओके, फिर मैंने एक तीसरा काम भी किया। तीसरा काम सुनना, क्या किया, इसके ऊपर मैंने एक पॉलीथिन चढ़ा दी। अब तुमको कह रही पॉलीथिन क्यों चढ़ा रहे हो, वो नहीं होती पन्नी, पतली पतली सब्जी लेके आते हैं लोग, तो वो मैंने इससे चिपका दी बिल्कुल। पता है क्यों, इंसुलेट हो जाएगी, मतलब कोई इसके चार्ज को न्यूट्रल ना कर पाए।
मैंने इंसुलेट कर दी, बिल्कुल पतली सी पन्नी थी, मैंने इसके ऊपर चिपका दी। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी प्लेट, बस इसीलिए पन्नी चढ़ाई थी मैंने, बिल्कुल चिपका के रखना है। वैसे यहां तो बना दिया तो दिख नहीं रहा है, मतलब जगह नहीं है, बट चिपका के रखना है। तो एक दूसरी प्लेट मेरे पास और थी, और उस प्लेट पर था नेगेटिव चार्ज, ये येलो कलर से बनाया है, और ये था -Q, और ये था ग्रीन कलर से वो +Q। इसके ऊपर भी एक पन्नी चढ़ा दी, या नहीं चढ़ा, अब तो इंसुलेशन तो हो ही चुका है। तो ये जब चिपका के रखेंगे बिल्कुल क्लोजली, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप तो होगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे। जो हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, Q²/2 ε0 इंटू ए, यही था ना, कि और भी कुछ था? Q²/2 ε0 इंटू ए, डी भी था। फोर्स डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करेगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डिपेंड करती, कहीं भी रख दो उतना ही फोर्स, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। प्लेट यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, मतलब प्लेट पर लगने वाला दूसरी प्लेट की वजह से फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये तो हमारे लिए चीजों को आसान कर देगा, वर्क निकालने में आसान कर देगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो ये हमें पता है कि इस समय इस पीली वाली प्लेट पर एक फोर्स लग रहा होगा, जो कि हरी वाली प्लेट के चार्ज ने लगाया होगा, Q²/2 ε0 इंटू ए, और उतने ही फोर्स इसने इस पर लगा दिया होगा, राइट। इसको तो मैंने हिंज कर रखा है पॉजिटिव प्लेट को, तो उसको फोर्स लगाओ ना लगाओ चलेगी नहीं, वो चलने वाली नहीं है। ओके, अब मैं काम करता हूं, मैं वाकई में काम करूं। कौन सा वाला? एक तो काम ये होता है घरेलू पढ़ाने वाले, एक और काम होता है फिजिक्स वाला। समझे फिजिक्स वाला काम कौन सा होता है? फिजिक्स वाला काम होता है वही फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला, एक्चुअल वर्क वही है। हम कितनी देर में घूमते रहे, फिजिक्स पता है क्या बोलेगे? तुमने कुछ नहीं करा, हम इतना चले उतना चले, पेन से लिखा, ये किया वो किया, सब कुछ आकर के फही आ गया। फिजिक्स बोलते तुमने कोई काम आज नहीं किया, तो अब फिजिक्स वाला ही काम कर लेते, राइट। इस पर मैंने एक फोर्स लगाया, किसने? मैंने। तुम चाहो तो तुम लगा लो। और फोर्स लगा के मैंने कोशिश करी कि इसको खिसका लाऊं, लेकिन मैं एक कोशिश और रखूंगा कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ना आने पाए। तो मैं इसको स्लोली स्लोली खिसका के लाऊंगा मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम में। मैथमेटिकली इनफाइनाइट मतलब मैं अब खिसकाना शुरू करूंगा और 2 बिलियन ईयर्स बाद में इसको 10 सेंटीमीटर चलाऊं, तो मैं अभी 2 बिलियन ईयर तो नहीं जीऊंगा ना तुम जियोगे। लेकिन मैथमेटिक्स कौन सा डिनाई करती? वो तो कहती है एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना है तो प्रोसेस को कंप्लीट करो, कितनी देर में? इनफाइनाइट टाइम में। तो बोलते हैं इतनी छोटी सी डिस्टेंस और 9 बिलियन ईयर में पूरी करी, मतलब इसकी वेलोसिटी लगभग 0 रही होगी, इसका एक्सेलरेशन लगभग 0 रहा होगा। और एक्सेलरेशन लगभग अगर 0 रहा होगा तो एक बात तो मुझे समझ में आती है, जितना इस प्लेट पर दूसरी वाली प्लेट ने इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाया था उतना ही मैंने फोर्स लगाया होगा, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लगा देता तो ये प्लेट एक्सेलरेटेड हो जाती, और एक्सेलरेटेड तो वो है नहीं। ओके, स्लाइटली ज्यादा, कितना? जरा से ज्यादा लगा, 0। मान लो उसने लगाया 10 न्यूटन, तो मैंने कितना लगाया पता है? 10 न्यूटन प्लस 10 की पावर माइनस 10 करोड़। तो लगभग क्या होगा? दशमलव के बाद 10 करोड़ जीरो लगाओ, इसके बाद लिखो जा करके, तो नेग्लिजिबल। तो लगभग मैंने बोल दिया कि मैंने उतने ही फोर्स लगा दिया। और क्या ये फोर्स कांस्टेंट है? क्यों? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की वजह से होती यूनिफॉर्म, तो डिस्टेंस पर फील्ड नहीं डिपेंड करती, फोर्स भी डिपेंड नहीं करता। तो प्लेट का प्लेट पर लगने वाला फोर्स था कांस्टेंट, तो मेरा भी फोर्स कांस्टेंट हो गया पूरे प्रोसेस का। और मैंने क्या किया? इस प्लेट को खिसका के यहां पर कर दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट थी ये खिसक के यहां पर आ गई, और मैंने इसको खिसका दिया डी डिस्टेंस। नाउ इट हैज बिकम अ कैपेसिटर। पहले भी था, अभी भी, लेकिन अब इसके बीच में गैप दिखने लगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना।
पहले सिचुएशन ये थी और बाद की सिचुएशन ये कि इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d हो चुका है, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था। लेकिन मुझे लगता है इस प्रक्रिया में मैंने वर्क कर दिया हो। किसमें? प्रक्रिया में। तो वर्क डन बाय मी इन दिस प्रोसेस, तो मैंने फोर्स कितना लगाया था? q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a, और मैंने डिस्टेंस कितना चलवाया? d चलाया, और दोनों कैसे थे? पैरेलल। मतलब मैंने इतना वर्क इस प्लेट पर कर दिया और तब ये प्लेट यहां तक पहुंच गई, फिर मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया। चलो अच्छी बात है, ठीक, सुनना मेरी बात को। मैंने इन दोनों प्लेट को एक सिस्टम मान लिया। एक्चुअली सिस्टम में ये नहीं है, मैंने इतने को अपना सिस्टम मान लिया। हमारे सिस्टम में वो वाली प्लेट भी है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, हमारे सिस्टम में वो वाली प्लेट भी है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं ये पता करना चाहता हूं इस सिस्टम के लिए कौन कौन एक्सटर्नल है। तो एक तो भाई साहब जो हिंज पकड़े बैठे वो एक्सटर्नल, लेकिन इनसे में कोई मतलब है नहीं क्योंकि फोर्स लगाएंगे चला पाएंगे नहीं, ये तो पकड़ के बैठे, तो इनका तो वर्क आएगा 0। तो एक्सटर्नल में इस वाले फोर्स का वर्क तो हो जाएगा 0। अब एक्सटर्नल के नाम पर मैं बचा केवल, तो मैंने इतना वर्क कर, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इस दो प्लेट के सिस्टम पर जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आ जाएगा वो वर्क आ जाएगा q स्क्वायर इंटू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू a। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सवाल का जवाब दो। इतना एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क कर दिया, पॉजिटिव का मतलब इसको एनर्जी दे दी। अब ये चल रही थी स्लोली स्लोली, तो काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं, और वो तो पहले से रुकी दूसरी वाली प्लेट, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की नहीं बढ़ी, और मैंने बाहर से वर्क भी कर दिया, तो कहां गया होगा? पक्का फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है उसके पास जो एनर्जी होगी ये उसी में चली गई होगी। मेरे फोर्स का वर्क कहां चला गया? मेरे फोर्स का वर्क चला गया इस कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी में। तो मैं बोल सकता हूं कि इस कैपेसिटर की जो एनर्जी है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज q स्क्वायर इंटू d अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बात पहले और बताना जरूरी है, जब चिपका के रखी थी तो कोई एनर्जी नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो गया था 0, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया रीजन। तो पहले 0 थी और जो मैंने दिया उतने से बढ़ गई होगी, तो इतनी हो गई होगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उनके बीच में वैक्यूम में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये ऊपर वाला d था उसको उठा के ले आए, कहां पर? नीचे ले आए, और ये क्या था? c था। तो दिस एनर्जी इज q स्क्वायर अपॉन 2c एंड q वाज cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। एक तरीका और भी हो सकता है कि ये cv स्क्वायर था, इसको ऐसे लिख देते cv इंटू वी, और cv खुद कितना था? q, तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक कैपेसिटर की एनर्जी लिख सकते हैं हाफ cv स्क्वायर हाफ q स्क्वायर बाई c या हाफ q इंटू वी। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब पता हो कि दोनों पैरेलल दो प्लेट्स हैं, दोनों पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है, साइन अपोजिट है। अब मान लो इस साल एक सवाल पूछता, कहता है एक कैपेसिटर है, एक पर प्लस क्यू का चार्ज है लेकिन दूसरे पर माइनस क्यू का है, अब बताओ एनर्जी क्या होगी? तो ये मत लगा देना, ये फॉर्मूला तब लगाना जब ये इंश्योर कर लेना कि दोनों प्लेट पर चार्जेस के मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके साइन ऑपोजिट, और अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला लगा मत देना, गलत हो जाएगा। फिर चाहो तो अपना बेसिक तरीके याद रखो। तो कैसे करना? एक पर था Q और एक पर था माइनस Q, तो Q वाले की फील्ड बनाना, फिर उस पर निकालना फोर्स, उतना ही फोर्स वो इस पर लगाएगा, और फिर डिस्प्लेस करके वर्क निकाल लेना। तो बोल देना कि हाँ इतनी एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी टोटल होगी उस केस में, बाहर भी फील्ड जा रही होगी। तो एक बात आती है कि यार अंदर, अब
अंदर वाली केवल करनी होगी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फिर मैं आगे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही अगर पता हो जाए तो एनर्जी निकालने का क्या तरीका होगा। तो वो डिस्कशन यहीं से आ जाएगा। कैसे, सुनना। मान लो पूरे रीजन में तो क्या करेंगे और हमसे एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में बात करेगा कि इसकी एनर्जी बताओ, तो क्या करेंगे, तो वो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। सुनना ध्यान से। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी Q अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, भूल गए। इस पर था प्लस Q चार्ज, इस पर था माइनस Q चार्ज। मैं अगर तुमसे पूछता है कि इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का वॉल्यूम कितना है, जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर तो है नहीं, तो वॉल्यूम बेस एरिया कितना आएगा, प्लेट का एरिया, और इनके बीच का डिस्टेंस एरिया। मतलब इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी स्टोर्ड है और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, तो एनर्जी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल एनर्जी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो कितनी थी, Q स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यही था कि कुछ और था, फोर्स इंटू डिस्टेंस Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी एनर्जी थी। तो ये तो पूरे वॉल्यूम में थी ना। मैं तुमसे पूछता यूनिट वॉल्यूम में कितनी आएगी, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, और वॉल्यूम कितना था 8। तो यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ गई वो डी और डी तो कैंसिल हो गया, राइट। तो ये आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर। वॉल्यूम से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो पहले एनर्जी थी कि वर्क कितना किया था, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ओके, इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके, ये कुछ गलत कर दिया हम लोगों ने। डिवाइड करना था एनर्जी में और डिवाइड करना था वॉल्यूम से, और वॉल्यूम था कितना, एरिया इंटू डिस्टेंस। ओके, ठीक है, सही आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो हम लोग क्या करते, एक एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते और एक से कर देते हैं डिवाइड, ताकि बन जाए स्क्वायर। अब हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज हाफ इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर और इंटू एप्सिलॉन नॉट। मुझे बताओगे ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू स्क्वायर। तो हमें अगर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी मिल गई तो वो कितने भी रीजन के पूछे बता देंगे, राइट। वो इससे आ गई। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे वहां भी बहुत यूज होता है, यहां पर भी कई केसेस में यूज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने अभी स्फेरिकल सेल, सॉलिड स्फीयर, इनकी एनर्जी निकाली थी ना, तो वो तुम इससे भी निकाल सकते हो, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया कि अगर हमसे सीधे ही पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब किसी रीजन की एनर्जी बताओ, तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू स्क्वायर। एक्चुअली इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बहुत बार पूछ चुका है, तो इसलिए पूछता है कि बहुत से लोग इससे निकालेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन जिसको निकालना होगा वो इससे निकालेगा ना। एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 और वॉल्यूम के लिए L क्यूब, तो ये आ जाएगा ml माइनस 1 टी माइनस 2। जो प्रेशर का आएगा वही इसका भी आएगा। एनर्जी डेंसिटी एक तरीके की, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। एनर्जी का डिस्कशन समझ में आ गया होगा, ठीक। इसी डिस्कशन को एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो वो तरीके भी पता होने चाहिए, राइट। सुनना ध्यान से। अब की बार हम लोगों ने क्या किया, दो प्लेट पहले से ले ली, ये, और ये थी अनचार्ज्ड। अब क्वेश्चन पता नहीं कौन से तरीके से सॉल्व होगा, बात ये केवल यही पूछा, जरूरी तो है नहीं। ये था अनचार्ज्ड, कैसा था, अनचार्ज था। हमें क्या करना था, इस पे लाना था चार्ज। एक ये प्लेट थी और एक ये प्लेट थी और दोनों अनचार्ज थी।
हमें लाना था चार्ज, मतलब हमें बनाना था एक चार्ज कैपेसिटर, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, यहां तक लाना था। तो क्या तरीका हो सकता है? पहले हमने इससे कुछ पॉजिटिव उठाया या नेगेटिव उठाया और उसको यहां रख दिया। हमें लाना था इस पर प्लस कैपिटल क्यू और इस पर लाना था माइनस कैपिटल क्यू। तो एक तरीका और भी था कि हम प्लेट को ना चलाएं और इस पर से चार्ज उठाते जाओ और यहां रखते जाओ। तो नेगेटिव चार्ज उठाते जाएंगे तो इस पर अपने आप पॉजिटिव आता जाएगा, या पॉजिटिव उठाते जाएंगे तो नेगेटिव आता जाएगा। तो एक एक छूट, अब चार्ज, जब चार्ज आता जाएगा तो फील्ड बदलती जाएगी, पोटेंशियल बदलता जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं फिर, अब इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा डिफरेंस एलिमेंट। जब ऐसे से करके मान लो पॉजिटिव चार्ज उठा रहे थे तो कैपिटल क्यू तक पहुंचाने के पहले एक ऐसी स्टेज आ गई कि यहां पर माइनस क्यू आ गया और यहां पर प्लस क्यू आ गया, और हम लोग ऐसे ऐसे उठा के रख रहे। तो जब ये प्लस स्मॉल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू तक चार्ज हो गया, इसके बाद मैंने एक डी क्यू का चार्ज उठाया और यहां से यहां पहुंचा दिया। तो मैं उस प्रोसेस का वर्क अगर पूछता तो क्या कैलकुलेट कर सकते थे? तो अगर मैं इस प्रोसेस का वर्क पूछता कि जब इन पर प्लस क्यू माइनस क्यू स्मॉल क्यू के चार्जेस आ चुके तो डी क्यू चार्ज को ले जाने में कितना वर्क होगा, तो वर्क के लिए हम लोग सीधे बोल चुके जब पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर फील्ड के साथ काम कर लो। जैसा मानो तुम्हारा यहाँ पर फील्ड है तो फोर्स लग रहा होगा, मैं चला रहा हूँ, लेकिन अब की बार पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अब तक डेवलप हो चुका होगा। तो अगर मैं पूछता है कि इनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस था QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इसका मतलब इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ठीक है। इतना पोटेंशियल डिफरेंस था, तो कितना वर्क कर दिया होगा? DQ हमने चार्ज लिया और पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना वर्क आ जाएगा। अब बात आती है पॉजिटिव किया होगा नेगेटिव किया होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या किया होगा? तो जब ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था तो फील्ड तो पीछे आ चुकी होगी ना, और हम चार्ज को ले जा रहे होंगे राइट साइड पर। वैसे मेरा वर्क अगर पूछता तो मैं बोलता कि मैंने नेगेटिव किया होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ ही रही होगी ना, यहाँ पर एनर्जी तो बढ़ रही होगी, तो यहाँ पर साइन का बहुत मतलब नहीं, लेकिन हाँ मतलब सीखने से जरूर है। तो साइन के साथ डील करना कि मैंने कितना वर्क किया वो कहाँ चला गया, मैं सीधे बोल देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आ गया होगा। तो अगर टोटल निकालना होगा तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ से डी तो बदलने वाला नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए भी बदलने वाला नहीं, तो इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा Q इंटू डी क्यू, और Q इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2, तो D अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए 2, और Q स्क्वायर लोअर लिमिट 0 थी अपर लिमिट Q थी, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस इज हाफ Q स्क्वायर इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, वही रिजल्ट आ गया जो पहले आया था। तो एक तरीका ये भी होता है, ये यहाँ पर ही फोर्स के साथ डील कर लेते, कितना फोर्स लग रहा होगा, मैंने कितना वर्क किया, जो मैंने किया वो कहाँ गया, ये सारी बातें कर सकते थे, ठीक है। तो ये तो एनर्जी का डिस्कशन हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक, यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था, गॉट इट, यहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं था, क्लियर हो गया। तो जैसा अब चूंकि डाइलेक्ट्रिक वाले केसेस भी आते हैं तो फिर डाइलेक्ट्रिक का केस भी हमें सीख ही लेना चाहिए। तो जब इसमें डाइलेक्ट्रिक मिला होगा तो क्या करेंगे, मान लो यहां पर डाइलेक्ट्रिक होता तो चीजें कैसे बदलती ये देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E और वो किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर से पास कर जाती तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो घट जाती और कितनी हो जाती, E बाई के। मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके अंदर एंटर करती डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो बचने वाली वो कितनी बचने वाली, E बाई के। अब डाइलेक्ट्रिक का डिस्कशन भी हम लोग यहां पर कर ही लेते हैं। ये हम लोगों के पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था और अब की बार हम लोगों ने
इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया। इसके अंदर क्या भर दिया? इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया पूरी तरीके से, मतलब पूरे स्पेस में। और उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है, 1 और इनफाइनाइट के बीच में, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K। ठीक, इस वाली प्लेट पर था +Q का चार्ज और इस पर था -Q का चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन एक समस्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स की थी, तो इसको मैं लिख देता हूं दिस इज ई प्लेट। प्लेट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो कितनी बना दी होगी? Q/ε0 इंटू ए। लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर से गुजरी होगी तो ये तो K टाइम्स डिक्रीज कर गई होगी ना। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो फील्ड बचेगी, न्यू फील्ड, वो आ जाएगी Q/K/ε0 इंटू ए। इतनी फील्ड आ जाएगी, सबको समझ में आ रहा होगा। डाइलेक्ट्रिक से अगर कोई फील्ड जाती है तो 1/K टाइम्स हो जाती है। इज दैट ओके? अब यार फील्ड बदल गई तो क्वेश्चन है क्या क्या बदलेगा? क्या पोटेंशियल बदलेगा, क्या कैपेसिटेंस बदलेगा, क्या इसकी एनर्जी बदलेगी? तो उन सारी बातों का डिस्कशन अब यहां पर जरूरी हो जाता है। ठीक, फील्ड बदली अच्छी बात है और डिक्रीज कर गई, तो मैं बोल सकता हूं कि इस केस में जो फील्ड आ रही है E' वो डाइलेक्ट्रिक के बिना जो फील्ड आ रही थी उससे तो छोटी हो गई। तो मैं एक सवाल और तुमसे पूछता, और मैं ये सवाल पूछता कि फील्ड अगर डिक्रीज कर चुकी है तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? इतने अच्छे अच्छे लॉजिक बताता हूं, समझ में नहीं आता। डिस्टेंस तो बदली नहीं और फील्ड घट गई, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। तो यार D बदला नहीं, E घट गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो घटेगा ना। पहले लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक से बड़े लोगों को दिक्कत होती है, रीजनिंग, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, सब चाहते हैं कि एक लाइन बताओ, डेफिनेशन लिखो, रटा दो, आसान लगेगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा, मेरे फैन भी काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ आउटकम नहीं निकलने वाला है। आउटकम चाहिए तो फिर लॉजिक्स, रीजन, कॉन्सेप्ट, इन पे काम करना होगा। कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहा ना, मैंने इतना ही बोला है कि डाइलेक्ट्रिक अगर मैं भर दूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तुम बोलोगे यार डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो उसके अंदर जो फील्ड जाएगी वो घट जाएगी, लेकिन डिस्टेंस बदली नहीं होगी, तो पक्का पोटेंशियल डिफरेंस घट गया होगा। चलो ठीक है, थोड़ी देर गोता लगवाते हैं तुम्हें लॉजिक्स में, आदत नहीं है ना, तो थोड़ी थोड़ी आदत डालते हैं, सोचते हैं। हर बात फॉर्मूले से नहीं दी जाती, समझना पड़ता है, उसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, तब सब्जेक्ट आता है। चलो गोता लगवाते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल सिंपल चीजें हमने पढ़ाई हैं। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, डाइलेक्ट्रिक भर देने पर पोटेंशियल घट गया, डाइलेक्ट्रिक भर देने पर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गई। मैं तुमसे पूछता बिना फॉर्मूला यूज करे लॉजिक के साथ बताओ कि कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ा होगा। वैसे बहुत से लोगों को रट्टा होगा कि यार कैपेसिटेंस K टाइम्स है, तो मैंने फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। अगर आंसर देना है तो लॉजिक देना, आंसर उसके साथ देना है, बिना लॉजिक के साथ आंसर नहीं देना है। चाहो तो पॉज करके आंसर कर सकते हो। अब समझना लॉजिक क्या था। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है, गोता लगाना है, बिल्कुल गहराई तक जाना है। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो चुका है लेकिन प्लेट का चार्ज नहीं बदला है। इसका मतलब कम पोटेंशियल डिफरेंस में अगर इतना चार्ज है तो मैं उतने ही पोटेंशियल डिफरेंस जब करता तो मुझे और भी चार्ज देना पड़ता, मतलब उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर यह डिवाइस अब ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है। जब कम पर इतना कर रही, तो अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे
तो ये और ज्यादा स्टोर करेगी। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक भर देने पर डाइलेक्ट्रिक भर देने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लॉजिक में गोता लगाना है। फिर फॉर्मूला तो यार ठीक है रट लोगे, कोई फिजिक्स थोड़ी समझ में आती है फॉर्मूले से। और फॉर्मूला कौन सा नहीं रट जाएगा अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो तो रटा ही दूंगा, रट ही गए होंगे। अभी तो पढ़ रहे हो तो जब 50-60 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बार बार यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली जीवन भर के लिए जहन में आ जाएगा फॉर्मूला। थोड़ा गोता लगा है, ओके। ऐसे गोते लगाते रहा करो तो फिजिक्स आती रहेगी। हर जगह मत सोचा करो कि फॉर्मूला उसमें बता दें घट रहा है बढ़ रहा है। समझो ना, फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ो, ओके। चलो इसी काम को आगे बढ़ाते हैं। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q upon K epsilon naught A। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ Q upon K epsilon naught A into D। मतलब पहले जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ करता था उससे पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक भर देने पर पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर गई। एक सवाल और पूछ लूं, एनर्जी पर क्या फर्क पड़ा होगा? डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तो एनर्जी घट गई होगी बढ़ गई होगी? ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, तो एनर्जी तो घट गई होगी। तो एक चीज और सोची कभी, जितने प्रोसेस एनर्जी डिक्रीजिंग होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। पेन अपने आप नीचे जाएगा, पानी अपने आप नीचे गिरेगा, ये सारे प्रोसेस एनर्जी डिक्रीजिंग प्रोसेस है। तो अगर इसकी एनर्जी घट रही, इसका मतलब जानते हो कि अगर बगल में डाइलेक्ट्रिक रख दोगे ना अपने आप ही खींच लेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर इंसर्ट हो जाने का मतलब सिस्टम अपनी एनर्जी को घटा लेगा। दुनिया का कोई भी प्रोसेस सिर्फ एक काम करता है, wants to decrease its energy। एक इलेक्ट्रॉन अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप करता है तो इसीलिए जंप करता है कि सिस्टम की एनर्जी घट जाएगी। तो यहां से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर अपने अंदर खींच लेता है, तो जो कि एनर्जी डिक्रीजिंग प्रोसेस, बाद में बात करेंगे, लेकिन मतलब गोता लगाना, थोड़ा बहुत तो गोता लगाओ यार, फिजिक्स को फिजिक्स के तरीके से पढ़ो। तो ये भी तय हो गया एनर्जी, उसकी बात भी करेंगे क्यों डिक्रीज हुई, कितनी बची। तो हमारे पास अब पोटेंशियल का रिलेशन तो ये आ गया। अब इसको अगर हम लोग लिखते Q, चार्ज वही है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इनटू V डैश। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज V डैश एंड चार्ज इज स्टिल Q। व्हाट इज दिस? कैपेसिटेंस। तो न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इज नाउ K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये पहले वाला कैपेसिटर था और K की वैल्यू चूंकि 1 से बड़ी होती तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस बढ़ चुका होगा। पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, एनर्जी घट गई, लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो ये तो बात हो गई कि हमने पूरे रीजन में पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक भर दिया। अब बात अगर ये आती कि नहीं भैया पूरे रीजन में नहीं भरना है, आधे रीजन। एक बात और रखना, मैंने इसको आइसोलेट रखा है, किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है। बैटरी से जोड़ता तो बैटरी यहां चार्ज भिजवा देती तुरंत, तो यहां का चार्ज बदल जाता है। तो मैंने बैटरी से अलग करके रखा है, तब ये सारी बातें कर रहा हूं कि प्लेट पर अभी भी चार्ज की वैल्यू Q के इक्वल है। अब बात आती है कि अगर हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक ना भरते तो क्या होता। तो पूरे में डाइलेक्ट्रिक ना भरते तो क्या होता, इसकी बात भी कर लेते हैं। चलो, एक ये प्लेट थी और दूसरी ये प्लेट थी, दोनों प्लेट सेपरेटेड थी d डिस्टेंस से और इनका एरिया था एक इक्वल। और अब की बार में एक डाइलेक्ट्रिक भर रहा हूं, लेकिन इतने रीजन में ही भर रहा हूं। मैंने बोला कॉन्सेप्ट पकड़ो, लाखों सवाल अपने आप सॉल्व होंगे, करोड़ों सवाल करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ में नहीं आएगा अगर सही तरीके से नहीं पढ़ोगे। इसकी थिकनेस थी T, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था K, इस पर चार्ज था +Q और इस पर चार्ज था -Q। ठीक, अब इन्हें पूरे में भर दिया था, अब क्या किया, पार्सली भर दिया। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो कलर बदल लेते हैं, कौन सा कर, चलो ग्रीन कर लेते हैं। अगर मैं पूछता प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, तो प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आएगी ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू।
वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गई तो नहीं बदली, ये प्लेट ही रही, इसको बोल देता हूं ये ई नॉट है। ओके, तो कितनी रही ई नॉट, यहां से गई तो भी कितनी रही ई नॉट, लेकिन जब वो ये बीच में चली गई तो यहां पड़ गया डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पर कितनी हो गई ई नॉट अपॉन के। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइलेक्ट्रिक से गुजरेगी तो वो घट जाएगी, 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगी। फाइन, अब पता नहीं कितना उधर जगह छोड़ी थी कितनी इधर जगह छोड़ी थी, वैसे इसका मतलब निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी यार बना लेते हैं कि मान लो इधर मैंने छोड़ा था x और इधर छोड़ा था y। एक बात और याद रखना, कभी भी कैपेसिटेंस निकालना तो सिर्फ किसी मेथड से ना निकले। जैसे क्या दो तरीके हमारे पास, सीरीज पैरेलल, तो बहुत घटिया क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं सीरीज पैरेलल, बकवास टाइप के, जब बहुत सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज अगर किसी और सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना हो तो एक रास्ता है और एक ही है केवल, चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन एस्टैब्लिश करो और उसको Q इक्वल टू CV से कंपेयर कर दो। हर जगह सीरीज पैरेलल नहीं दिखेगा, तो वही काम में हाँ बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं। चलो ठीक है, हमें लिखना था पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने यहां पर कुछ नंबरिंग कर दी, नंबरिंग 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स ले लिए मैंने। मुझे लिखना था 1 और 4 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखना भाई साहब, मैं ऐसे लिखता हूं V1 माइनस V4, ऐसे मैं पढ़ाऊंगा करंट, तो करंट तुम्हें बड़ा सिंपल लगेगा। मुझे लिखना था V1 माइनस V4 एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सजा देता हूं, V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस। कभी कभी काम बहुत होता है लेकिन पता चलता कुछ काम ही नहीं हुआ, जितना जोड़ा उतना ही घटा दिया, तो कुछ करा थोड़ी ना है मैंने। माइनस V2 लिखा तो प्लस V2 लिखा, माइनस V3 लिखा तो प्लस V, बस इतना जरूर कर लिया कि 1 और 2 का डिफरेंस अलग निकाल लेंगे, 2 और 3 का निकाल लेंगे, 3 और 4 का निकाल लेंगे, इतना कर लिया मैंने। ठीक है, 1 और 2 के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म है और कितनी ई नॉट, और कितना डिस्टेंस है x, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 का पोटेंशियल 2 से ज्यादा है, क्योंकि फील्ड के पैरेलल जाने पर पोटेंशियल घटता है। चलो ठीक है, 2 3 में किसका ज्यादा होगा, 2 का, क्योंकि फील्ड के पैरेलल जाओगे तो घटेगा, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, एक्चुअली ये तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव करते हैं तो पोटेंशियल घट जाता है। फाइन, 2 और 3 के बीच में फील्ड कितनी थी, ई नॉट नहीं थी, कितनी थी, ई नॉट बाई के। डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितनी थी, ई नॉट बाई के, और ये गैप कितना था, टी था, इंटू टी प्लस पॉजिटिव था। फिर यहां पर फील्ड कितनी थी, ये फिर ई नॉट आ गई, और ये वाला गैप कितना था, इसको हमने मान लिया था y। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसको ऐसे लिख देते, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x प्लस वाई इंटू ई नॉट और प्लस ई नॉट इंटू टी अपॉन के। कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई प्लस टी कितना था, x प्लस वाई प्लस टी कितना था, वो तो d था, तो x प्लस वाई कितना आ गया, d माइनस टी। तो जो x प्लस वाई लिखा है इसको भी लिख देते हैं, क्या, इसको लिख देते हैं d माइनस टी, और ई नॉट बाहर निकाल देते हैं, तो प्लस टी अपॉन के इंटू ई नॉट, और ई नॉट था कितना, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहां तक मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब q इक्वल टू CV के फॉर्म का लिखते हैं, q, ये q था, इधर था v, ये एप्सिलॉन नॉट इधर लाओ पहले तो, ठीक, और अपॉन d माइनस टी और प्लस टी अपॉन के, और फिर सीधे सीधे कंपेयर कर दो किससे, q इक्वल टू CV से। तो ये क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो कैपेसिटेंस आ गया वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d पूरी लेंथ थी, उसमें t हटाओ और t को बना दो डाइलेक्ट्रिक।
अगला केस खुद ही सॉल्व कर लेना। मान लो 2 प्लेट रख दी, एक का K1 था दूसरे का K2, तो कर लोगे।